अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिग्रेशन इक्वेशन के हवाले से बात करेंगे कि ये किस तरीके से फिट होती है। एक तरीका तो ये है कि ये जो प्लॉट्स हमारे पास हुए हैं, डॉट्स आपको सर्कल में नज़र आ रहे हैं, ये 200 वैल्यूज़ हैं। ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप इसको चेक कीजिएगा। ब्लू कलर की लाइन है। इसे एक तरीका ये है कि आप लाइन को फ्री हैंड कर्व मेथड से फिट कर सकते हैं। फ्री हैंड कर्व मेथड का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपको जो अच्छी लगे ये सारे पॉइंट्स के दरमियान से कोई लाइन गुजारनी है। आप समझते हैं कि दरमियान ऐसी लाइन जो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को टच करके गुजरे, या ये देखें, आप समझते हैं कि ये एक लाइन है। ये लाइन जो मैंने ये अब ड्रॉ की है, ये सेंटर से गुजर रही है, ये सबके करीब है। कोई दूसरा स्टूडेंट आता है, वो कहता नहीं, ये जो है मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये करीब से गुजर रही है, तमाम पॉइंट्स के करीब से गुजर रही है। कोई और स्टूडेंट आता है, वो कहता है नहीं, वो हो सकता है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें। ये फ्री हैंड कर्व मेथड है कि आप अंदाजे के साथ इन जो सर्कल में पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स के करीब से कोई लाइन ड्रॉ कर दें। जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ़ लाइनें, कोई यहाँ डाल सकता है, कोई यहाँ डाल सकता है, कोई यहाँ से डाल सकता है। इन सब लाइनों में हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो मीन स्क्वायर एरर है वो कम आए। आज मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये तो फ्री हैंड मेथड था, अब हम मैथमेटिकल मॉडल से सॉल्व करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। आइए स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन फिट करके रखी हुई है। आपके पास ये पेज नज़र आ रहा है, यहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन इज़, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल देखी थी, सेल्स इफ़ेक्ट कर रही थी टीवी के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, रेडियो के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और एक और न्यूज़पेपर था। मैंने यहाँ पर एक सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन ली है जिसमें सेल जो है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल है, वो एक एडवर्टीज़मेंट, टेलीविज़न की एडवर्टीज़मेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ एक वेरिएबल टेलीविज़न की जो प्रमोशन है वो मैंने ली है, उसकी मदद से सेल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। आप तीनों भी ले सकते हैं, वो मल्टी रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है। अभी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जो कि ये है y इज़ इक्वल टू b0 प्लस b1x। यहाँ कुछ लोग a, कुछ लोग b, कुछ लोग c, कुछ लोग डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम रख देते हैं, नो प्रॉब्लम। जो वेरिएबल के बग़ैर आपके पास वेरिएबल है वो b0 है, और जो वेरिएबल के साथ हैं, जैसे ये वेरिएबल ठहरा हुआ है b1, इसको पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं, और ये जो वेरिएबल है इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब ये पर यूनिट कॉस्ट इसको क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वेरिएबल हमारे पास x है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। y सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। और x जो है आपके पास, लेट्स सपोज कर लेते हैं यहाँ पर y हाइट है, यहाँ पर हाइट नहीं है जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। y हाइट है, आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं और आपके सर पर एक छत ठहरी हुई है, वो 12 फीट बुलंदी पर है। आप इस y हाइट पर पहुँचना चाहते हैं और सीढ़ियाँ लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएंगे? आप डिसाइड करेंगे कि मैंने ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये इसके कितने स्टेप डालने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें 4 स्टेप होने चाहिए, 4 स्टेप हों, तो 12 फीट को आप डिवाइड करेंगे 4 पे, तो ये रेशो आ जाएगी। ये किस चीज़ की है? y हाइट की है, y की है। y डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x इंडिपेंडेंट है। आप मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं कि 4 स्टेप्स में ये कवर करना है डिस्टेंस, 3 स्टेप में कवर करना है, या 12 में करना है। लेट्स से हमें 4 में करना है, तो ये बता रहा है कि हर सीढ़ी यूनिट कॉस्ट पर एक स्टेप
कितने फिट का होगा? 3 फिट का होगा। ये 3 फिट का, ये 3 फिट का, ये 3 फिट का, ये 3 फिट का, और आप आखिरकार छत पे 12 फुट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये स्टेप्स जो हैं 4 नहीं होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो 12 फीट की बुलंदी है, तो पर हेड, पर स्टेप एक सीढ़ी की कितनी वैल्यू आएगी? फिर वाई एक्सिस में 2-2 फुट का चेंज आएगा। ये जो चेंज है, यानी एक स्टेप पे पाँव रखा 2 फुट पे पहुंच गए वाई एक्सिस पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे जब आप पाँव रखेंगे तो एक स्टेप और आगे हो जाएंगे तो आप 4 फुट पे पहुंच जाएंगे। तीसरी सीढ़ी पे रखेंगे तो आप 6 फुट पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से छठी सीढ़ी पे रखेंगे पाँव तो 12 फुट पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो स्टेप की वैल्यू है, इसे यूनिट कॉस्ट, इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट। ये B1 होता है, हमेशा x के साथ होता है। और ये जो B0 है, ये लाइन आपने यहाँ से ड्रा की है, हो सकता है कि ये लाइन आप दूसरी मंजिल पर बैठे हुए हों और दूसरी मंजिल ऑलरेडी 12 फुट के ऊपर हो, और उससे ऊपर वाली जो छत है वो 24 फुट तक जा रही है, ये भी 12 फुट की है। तो स्टार्ट आपने 12 फुट से किया है। हो सकता है कि आपने ये जो स्टार्ट है वाई इंटरसेप्ट 0 से स्टार्ट किया हो, तो B0 ये जो वाई इंटरसेप्ट आपको बताता है कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी लेनी है। जब जहाँ से आपने फोकस किया हुआ है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस वक्त वहाँ से बुलंदी 0 है या 12 है या 30 है या 40 है, स्टार्ट कहाँ से करना है, उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये वेरिएबल हमने फिट करना है, ट्रेन करना है, इस लीनियर को लर्न करवाना है। और ये B1 है, ये रेट ऑफ चेंज हमने डाटा से फाइंड करना है। ये तो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं, और डाटा हमारे पास ये मौजूद रहा है। मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। डाटा कहाँ है? डाटा हमारे पास ये है, और ये 50 वैल्यूज़ हैं। आपका टोटल डाटा, ये टेलीविज़न का डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले X1 वेरिएबल टेलीविज़न का है, और X2 वेरिएबल ये वाला है, ये रेडियो का है, और X3 जो है न्यूज़पेपर का है, और ये सीरियल नंबर है। ये 200 वैल्यूज़ हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 50 वैल्यूज़ ले ली हैं। उन 50 वैल्यूज़ का सेल यानी वाई और टीवी, इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो ये पॉइंट्स बने हैं। पहले जो आप तस्वीर देख रहे थे वहाँ पर 200 पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 50 पॉइंट्स हैं। अब लाइन पहले फ्री हैंड कर्व मेथड से लगाई थी, अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एक लाइन गुजारती थी। अब हम फ्री हैंड मेथड से कर्व नहीं लगा रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल तरीका अपना रहे हैं, जिससे हम B0 और B1 की वैल्यू को लर्न करवाएंगे। वो कैसे लर्न होंगी? देखिए, इस इक्वेशन के लिए आपको 2 अननोन वेरिएबल हैं, एक B0 है और एक B1 है। 2 अननोन वेरिएबल हैं, तो 2 ही आपके पास इक्वेशंस बनेंगी। अगर ये B0, B1, B2, B3 आपके पास यूँ आ जाते हैं, तो फिर आपको जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस आपको चाहिए। अभी क्योंकि मेरे पास 2 अननोन वेरिएबल हैं, B0, B1, तो इक्वेशन भी मैंने 2 बना ली हैं। वो कैसे बनाई है मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे बनानी है। इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन को आपने करना क्या है कि पहला जो अननोन वेरिएबल है, उस अननोन वेरिएबल के साथ आप देख लें क्या लिखा हुआ है। यानी B0 के साथ 1 है। 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई की तो 1 y जा 1, और 1 को B0 से ज़रब देंगे तो ये B0 आ जाएगा, और B1x को ज़रब देंगे तो B1x आ जाएगा। तो ये 7 जो समेशन है ये अप्लाई करने, ये हर इक्वेशन के साथ करने हैं। y के साथ समेशन अप्लाई, वेरिएबल के साथ याद रखें समेशन लग जाएगा। ये वेरिएबल है, ये समेशन लग जाएगा। और जो यहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो जहाँ कांस्टेंट है वहाँ n है। हमने पहले एल्गोरिदम के चैप्टर में भी पढ़ा था, कांस्टेंट का अगर टोटल करना हो 2 2 2 2 2 2 2, ये 8 दफ़ा 2 आया हुआ है, इसका टोटल करना है तो इसकी तादाद 2 को 8 से ज़रब दे दें, टोटल आ जाएगा, यानी समेशन ही आ जाएगा। तो ये n आएगा। जहाँ कांस्टेंट होता है वहाँ n से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ वेरिएबल होता है वहाँ पे समेशन अप्लाई करेंगे। ओके, हो गया। अब ये पहली इक्वेशन आपने बना ली है। दूसरी इक्वेशन B1 है, अननोन वेरिएबल, और उसके साथ x लिखा हुआ है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को x से ज़रब दी है। तो x को y से ज़रब देंगे तो xy आ जाएगा, B0 को x से ज़रब देंगे तो B0x आ जाएगा, B1 को x से ज़रब देंगे तो B1x को x से ज़रब देंगे तो B1x स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर वेरिएबल x y दोनों वेरिएबल है, समेशन लग गया। यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है तो x के साथ समेशन लग गया, और ये x स्क्वायर के साथ समेशन लग गया है।
अब कांस्टेंट कोई था नहीं, इसलिए n की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समेशन x ना होता तो यहाँ पे n लगा देता। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस आ जाने के बाद बहुत ही काम आसान है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है डेटे से। ये समेशन y चाहिए, समेशन x चाहिए, एक्स वाई का टोटल चाहिए और एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए। ये देखिए वापस इस पे आएंगे। ये आपके पास पहला जो है वो x है, दूसरा y है, इसका टोटल चाहिए। तो टोटल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे समेशन कर रखा हुआ है। देखें ये समेशन क्या है, इस पूरी लाइन का टोटल है, और इसी तरीके से ये टोटल y का है, और ये टोटल एक्स स्क्वायर का है, और ये टोटल एक्स वाई का है। ये देखें हेडिंग भी दे रखी है, x1 को x1 से ज़रूर दी, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाई का टोटल भी मेरे पास आ गया है। इन टोटल्स को मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। यानी समेशन y की जगह पर मैंने समेशन y की वैल्यू लिखी है, 706.8 आया, और n मेरे पास 50 हैं। आपके पास 200 हैं तो 200 लिखना है। n मेरे पास 50 हैं, जिस डाटा से मैंने ये यहाँ से लिखे हैं, ये यहाँ पे 50 वैल्यूज़ हैं तो मैंने 50 लिखी हुई हैं। और एक्स वाई का टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक्स वाई का टोटल है 12,487। ये यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे 12,000 मैंने लिख रखा हुआ है। ये देखें एक्स वाई यहाँ पे आपके पास आया था, ये एक्स वाई का टोटल ये 15,050 ये चेक कर लेते हैं कि 15,050 ये समेशन एक्स है, 7582 ये समेशन एक्स है, ये n है, और ये आपके पास समेशन y का जवाब है 706, और 706 ये y का है, ये समेशन x का है, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर का है, और ये एक्स वाई का है। ये एक्स स्क्वायर का है 15, 50, 814, 12, 48, 71। ये आपके पास एक्स ये है 12, 48, 71। ये एक्स वाई का है, ये एक्स स्क्वायर का है, और ये समेशन एक्स का है। सिंपली मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं उधर टेबल से देखकर। फिर मैंने क्या किया है, आपने ये छठी मैट्रिक के अंदर छठा चैप्टर मैट्रिक्स वाला सॉल्व किया होगा, लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक में, कि आपने बी नॉट ये एक वेरिएबल है, एक b1 वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल्स को मालूम करना है तो किसी एक को बराबर करना है। या तो बी नॉट को बराबर कर लें या b1 को बराबर कर लें। तो मैंने बी नॉट को बराबर किया है। कैसे किया है, नीचे वाली रकम बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, 7582.7 तकसीम 50, तो मेरे पास जवाब आया 151.65। याद रखें मैंने बी नॉट को बराबर करना है, तो ये वाली रकम तकसीम 50 किया तो मेरे पास आया 151.65। इस इक्वेशन को जो छोटी थी यानी 50 वाली इक्वेशन नंबर 3 थी, इसको इससे ज़रूर दे दिया, तो ये जवाब आया मेरे पास बी नॉट ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में बराबर हो गया है। जब बराबर हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में ये जवाब आया है। और जब मैंने इस रकम माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो b1 = 0.044 आपके पास जवाब आया है। जी ये b1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.044। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी इन दोनों इक्वेशनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो b0 का जवाब आ जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है, जिसमें ये समेशन x की वैल्यू है, ये nb0 ये तीसरी इक्वेशन में था, और ये समेशन ये समेशन y था, और ये समेशन आपके पास x है। और ये अभी जो हमने वैल्यू निकाली है b1 की, वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी है 0.044। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा 333.63। इधर जमा का है, इधर से आके माइनस का हो जाएगा। जब आप 706.8 में से 333.63 को माइनस करेंगे तो अब आपके पास जो जवाब आएगा वो ये b0 का आ जाएगा, लेकिन 50 इसके साथ लगा हुआ है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा वो है 7.46। ये जो 7.46 है ये इसको उस इक्वेशन में, अब आपके पास b0 भी आ गया है, b1 भी आ गया है। याद रहे कि b0 और b1 को कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं।
ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये दोनों कोएफिशिएंट हमने निकाल लिए हैं, इनको पुट करेंगे तो ये फिटेड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो हमारी इक्वेशन थी y हैट इज इक्वल टू सेल, यहाँ पे हमने निकाली थी, यहाँ पे था बी नॉट, वो 7.46 निकला है, प्लस 0.044 B1 है, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। ये x, ये टीवी एडवर्टीजमेंट के जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, ये x वो उसको डिनोट कर रहा है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को मैं डेटा में फीड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये हमारे पास डेटा है x एक्सिस का। ये देखिए, ये वो इक्वेशन है जो कि यहाँ मैंने फिट की है। ये इस कॉलम में आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। y हैट है, ये याद रखिएगा। ये y, ये वाला जो y है, ये सेल्स वाला, ये ओरिजिनल y है जो कि गिवन था, और ये हमने एस्टिमेट किया है इस डेटे की बुनियाद पर। हम इसी डेटे की बुनियाद पर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। हम आगे मैं प्रेडिक्ट भी करके दिखाता हूँ, और मैच भी करते हैं कि ओरिजिनल और हमारे एस्टिमेट में कितना फ़र्क है जब हमने इक्वेशन फिट कर लिया है। अब जो इक्वेशन हमने फिट की है उसका कोएफिशिएंट बी नॉट 7.46 प्लस B1 0.044 और x, ये x की वैल्यू यहाँ से लेनी है आपने। ये लिखा हुआ है x1 आपके पास है 230.1, ये वाली वैल्यू x यहाँ पुट करेंगे, उसको 0.044 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 7.46, तो ये आपके पास जो जवाब आएगा वो 17.5, ये एस्टिमेटेड है। जो ओरिजिनल था 22 और जो हमने अंदाज़ा लगाया इस इक्वेशन की मदद से वो 17 है, ज़रा कम है, बिलो दी लाइन है। ये बिलो दी लाइन, मैं आपको बुक दिखाता हूँ बिलो दी लाइन का क्या मतलब है। ये देखें, ये वैल्यू जो हमने ओरिजिनल वैल्यू ये है, और हमने जो निकाला वो इस ब्लू लाइन के ऊपर है, वो जवाब हमें कम मिल रहा है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ओरिजिनल कम होंगे, लेकिन हमने जो निकाले होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर एक दुकानदार किसी को 5 रुपये कम में चीज़ बेच रहा है, तो वो दूसरा जो ग्राहक आएगा उसको हो सकता है वो 5 रुपये ज़्यादा करके वो अपने लॉस को क्या करेगा, मिनिमाइज़ कर लेगा। कि एक चीज़ उसको 5 रुपये की मिली, एक को उसने फ्री दे दी है, लेट से ख़राब होने की वजह से, या कोई कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे उसने दुकान लगाई तो उसने वो 5 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये की बेची। जब शुरू में चीज़ फ्रेश होती है, अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होती है, तो वो ग्राहकों को ज़्यादा रेट में बेच सकता है। लेकिन जब चीज़ एक्सपायर हो रही होती है, टाइम गुजर रहा होता है, तो वो ज़रा अट्रैक्शन उस प्रोडक्ट में कम होती है, तो वो बिलो द लाइन मीन्स के जितने की ख़रीदी उससे कम की भी कुछ चीज़ें बेचता है। तो ये जो पॉइंट्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये कम के बेचे हुए हैं, जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये उसने उसको ज़्यादा के बेचे हुए हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड में यहाँ नज़र आ रही है। देखें, ये 17 की है, ओरिजिनल 22 था और ये 17, फिर ओरिजिनल 10 है। हमने जब यहाँ पे पुट किया तो ये 9.4 आ गया। ये 9.4 कैसे आया है, इसके सामने जो x1 के वैल्यू है वो 44.5, ये x इस जगह पे पुट की, इसको 0.044 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया 7.46, तो ये इसके अंदर खुद आ गया है। यहाँ मैंने फार्मूला लगा रखा है, ये ज़रा आप इसको फार्मूले को देखिए। ये x की वैल्यू उठा रहा हूँ, इसको 0.44 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस ये 7.46 है, एक मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, वो खुद ब खुद यही कर देता है। तो यहाँ थोड़ा सा आगे चल के आप देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस में जवाब आ रहे हैं। ये देखें, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ये माइनस का मतलब ये है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ज़्यादा हो गई है और ओरिजिनल जो वैल्यू है वो कम है। लेट्स से कि ये 4.8 थी और हमने इसकी 7.8 एस्टिमेट की हुई है, तो कुछ वैल्यूज़ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन ये टोटल जो लॉस है वो ना लॉस ना प्रॉफिट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव जवाब आ रहा है, ये इस वाली जगह पर अगर आपके पास पॉजिटिव और ज़ीरो से बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, और अगर यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रहा, नहीं माइनस में कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब है लॉस हुआ है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है 0.18, यानी तकरीबन 1% प्रॉफिट आया है। और अगर ये 0 हो जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमने अगर प्रिडिक्शन करनी होती है, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी देखनी होती है, तो 100% चाहिए, तो यहाँ पर 0.00 होना चाहिए। वो इसलिए कि ना आप जो ओरिजिनल है और जो एस्टीमेट है इसके दरमियान में फ़र्क नहीं होगा,
सेम होंगी तो वो आपने 100% ठीक एस्टिमेट की हुई होंगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, इस y माइनस वाई हैट को दूसरे जो नाम है इसका, इसको RSS भी कहते हैं। इस RSS का क्या मतलब है, रेजिडल स्केयर सम ऑफ स्केयर। रेजिडल सम ऑफ स्केयर कहाँ मिलेगा आपको, वो RSS ये वाली जो वैल्यू है ये रेजिडल सम स्केयर की वैल्यू है, इसे मीन स्केयर एरर भी बोलते हैं। ये जो जवाब आए हुए हैं ये स्केयर नहीं है, ये सिर्फ रेजिडल्स हैं, वाई माइनस वाई हैट है। इसका स्केयर जब हम लेंगे तो वो RSS बन जाएगा। SS का मतलब है रेजिडल्स, यानी ये जो बाकी बच गया है, रिमेनिंग है, एरर है, जो वैल्यूज अप एंड डाउन्स हुई हैं, उनका जब स्केयर लेंगे तो वो RSS बन जाता है। ये जवाब यहाँ पे मैंने इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गए। तो y माइनस वाई हैट का भी पता चल गया ये क्यों हुआ है। ये जो एरर है, ओरिजिनल और एस्टीमेट के दरमियान जो फ़र्क है उसे ई कहते हैं, एरर। और ये एरर जब आप इसमें ऐड करेंगे, लेट से कि 17.4 में ये 4 जमा करेंगे तो यही 22.1 ही आएगा, ये वाला। तो इसी तरीके से ये 9.4 में ये जमा करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 10.4 हो जाएगा। ये ये बराबर हो जाएंगे। यही बात किताब ने कैसे किया, मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 3.3 चैप्टर का पहला टॉपिक था एस्टिमेशन। ये इक्वेशन थी आपकी बाय B0 प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाई TV x, जिसको मैंने कहा है x की वैल्यूज़ आपको एक्सेल की शीट में दी हुई हैं। इसी तरीके से y बार इज इक्वल टू B0 प्लस B1, ये रिग्रेशन इक्वेशन थी। फिर हमने नॉर्मल इक्वेशन बनाई और उसके बाद ये पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, एक्सेल की शीट में मैं दिखा देता हूँ। ये x1, ये TV x1, ये y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 सो ऑन। ये कहानी ऐसे चल रही है। तो ये डॉट 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 x n y n, यहाँ मेरे पास 50 वैल्यूज़ थी, जो मैं आपको शीट दूंगा वहाँ पर 200 वैल्यूज़ होंगी। फिर इसी तरीके से आप इसको अप्लाई कीजिएगा। तो ये जब मैंने अप्लाई की तो ये ब्लू कलर में ये हमारी लाइन जो फिट हुई है, वो जिसका B0 7 पॉइंट समथिंग है, ये 7.46, ये 0.044, ये ब्लू लाइन में आपको यहाँ पे किताब के अंदर नज़र आ रहा है। और ये ओरिजिनल वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये RSS का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि एरर 1 स्केयर, एरर 2 स्केयर, एरर n स्केयर। इसका क्या मतलब है, ये देखिए, ये हमारे पास है, ये y माइनस वाई हैट को एरर कहते हैं। E इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट, ये एरर 1 है, ये एरर 2 है, ये एरर 3 है, ये एरर 4 है, सो ऑन। ये सारे एरर हैं, E1 2 3 4 5 सो ऑन। उनका स्केयर लेंगे तो ये बनेगा, ये E1 स्केयर, E2 स्केयर, E3 स्केयर, सो ऑन। इनके एंड में आप इसका टोटल भी कर सकते हैं। तो ये स्केयर है, इसको RSS कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये RSS कैसे लिया है, y1 यानी ओरिजिनल वैल्यू माइनस इक्वेशन, ये इक्वेशन है B0 की वैल्यू ये प्लस थी, माइनस जब इस पूरी इक्वेशन से अप्लाई होता है तो साथ है कि वो माइनस में अलामत हो जाती है, उसका स्केयर सो ऑन। ये एक इक्वेशन बनी हुई है। ये B1 कैसे निकाला है, ये मैंने आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल कर आपको दिखा दी। ये किसी फिर लेक्चर में मैं आपको जब कोरिलेशन पढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त मैं ये बता दूंगा कि ये फार्मूला यहीं से निकला, ये फार्मूला यही है जो B1 की वैल्यू ये निकाली है। ये क्या है, ये समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर, ये आपने सिमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लिया है, उसने यहाँ से सॉल्व किया है। ये देखें, उसने डायरेक्ट टेबल जो फार्मूला दिया हुआ है वो इन वैल्यूज़ के साथ दिया हुआ है, समेशन y समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर y, इनको के साथ फार्मूला दिया हुआ है। तो वो फार्मूला ये है, मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिए हैं। ये फार्मूला ये है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर x माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसको ज़रूर देंगे तो एक्स वाई भी आएगा, इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी आएगा और वाई स्क्वायर भी आएगा, और ये कटेंगे भी सही, और वो जवाब आखिर एंड पे यही B1 ही बनेगा जो मैंने आपको निकाल के दे दिया है। ये देखिए, ये y बार
ये लिखा हुआ है वाई बार का, तो आपको पता है कि तीसरे चैप्टर में आप पढ़ाए हैं सम ऑफ ऑल वाई आई, यानी वाई आई जो एस्टिमेट किए हैं उन सबको जमा करें, एन पे तकसीम कर दें, वाई बार आ जाएगा एक्स वन, यानी एक्स की तमाम वैल्यूज़ को जमा करें, एक्स पे तकसीम कर दें, तो ये वाला एक्स बार और ये वाला वाई बार आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको कोरिलेशन वाले चैप्टर में ये डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बता दूँ, ये x1 है, इन सबको जमा करें, इनकी तादाद पे तकसीम कर दें, और ये y1 है, इन सबको जमा करें और इनकी तादाद पे तकसीम करें, तो x का बार भी और y का बार भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमने दूसरे मेथड से इक्वेशन फिट कर ली थी। इक्वेशन फिट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेसी ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एस्टिमेशन। एक्यूरेसी निकालने के लिए आपने जो ये इक्वेशन फिट की थी, ये जो इक्वेशन आपने फिट की थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने इक्वेशन फिट की थी, ये इक्वेशन थी, इसमें प्लस एरर, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब आप उसके अंदर एरर जमा करेंगे तो ये ओरिजिनल y के बराबर हो जाएगी, जब ये जमा करेंगे तो, क्योंकि एस्टिमेट की वैल्यू हमारे पास पहली वैल्यू जो आ रही थी वो 4 कम थी। अब जब वो 4 इसमें जमा करेंगे तो साफ करें कि ये 22 थी और ये तकरीबन हमारे पास 18 आ रही थी, तो ये एरर जमा करेंगे तो ये हमारे पास एक्यूरेसी उसकी बन जाएगी। अब वो कह रहा है कि ये तो हमने निकाले, x1 भी निकाला, x2, y1, y2, y3, ये इसमें कुछ एरर थे हर वैल्यूज़ में, इन एरर्स को ख़त्म कैसे करना है, मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, तो वो MSE से करते हैं। वो किस तरह करते हैं MSE, वो लास्ट कॉलम मैंने बना भी रखा हुआ है, यहाँ वो आपको बता रहा है कि MSE रेजिडेंस एरर कैसे निकालते हैं। दूसरे नंबर पे एक हम सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। सैम्पलिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन मीन क्या होता है और सैम्पल मीन क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। सैम्पल मीन को x बार कहते हैं, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे कहा हुआ है म्यू, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इसमें लिखा हुआ है, ये एक म्यू है और x बार है, ये उसने लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर होते हैं। म्यू बार और वाई बार, ये सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन, ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। इसी तरीके से जो वेरिएंस होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाके मैं बताऊंगा कि जो बाइस्ड वेरिएंस होता है, एक अनबाइस्ड वेरिएंस होता है। पॉपुलेशन का वेरिएंस और सैम्पल के वेरिएंस में जो फ़र्क होता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, वो डिवाइड एन करने से आता है। ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी फ़िलहाल आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, म्यू का निशान निकला हुआ, और वो स्टैंडर्ड एरर जो इन सैम्पल्स के अंदर एरर आता है, उन एरर्स को अगर आप पॉपुलेशन के वेरिएंस, ये देखें सिग्मा कहते हैं पॉपुलेशन, और ये SE या ये इसको कहते हैं सैम्पल का है। सैम्पल का जो वेरिएंस आपने निकाला हुआ है, अगर ओरिजिनल वेरिएंस के बराबर अगर आपने करना है तो ओरिजिनल वेरिएंस को सैम्पल की साइज़, यानी जैसे मैंने 50 वैल्यूज़ ली हुई हैं सैम्पल में, 200 में से 50 ली हैं, तो 50 पे तकसीम कर देंगे तो इस सैम्पल के वेरिएंस के बराबर जवाब आ जाएगा। वो ये बात बताना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से B0 भी हमने निकाला इक्वेशन में, B1 भी निकाला है, इसमें भी एरर होगा क्योंकि सैम्पल की मदद से निकाला है, टोटल डाटा नहीं लिया था ओरिजिनल। तो वो कहता है इस फ़र्क को इस बाइस्ड B0 को अनबाइस्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला है वेरिएंस ओवर एन, अगर वेरिएंस नोन है तो। अगर नहीं है तो फिर उसका तरीका और है कि फिर वेरिएंस को कैसे निकालना है। वेरिएंस ओवर एन प्लस x बार स्क्वायर ओवर x1 माइनस x बार होल स्क्वायर, ये क्या बला है मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमने y माइनस y बार तो निकाला हुआ है एक्सेल की शीट में, x माइनस x बार नहीं निकाला हुआ, तो फिर x बार भी आपको निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से B1 का एरर वो इस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और RSE निकालने के लिए RSS जो अभी हमने निकाला है उसको n-2 पे डिवाइड करके अंडर रूट ले लें तो RSE निकल आएगा। तो RSE भी इसने निकाल के दे दिया है। वो कहता है 95% अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो ये जो वेरिएंस का जवाब था या सैम्पल स्टैंडर्ड एरर का जवाब था उसको 2 से ज़रूर दे दें, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था या चौथे चैप्टर में कि मीन मीडियन मोड जब इक्वल होते हैं और 65% डाटा 1 सिग्मा के साथ आता है और 2 सिग्मा के साथ 95% डाटा आ जाता है और 3 सिग्मा के साथ 99.9% यानी
100% से थोड़ा सा कम डाटा जो है इस रेंज में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी कि हमने ये कैसे चेक करना है कि ये जो हमने अजम्पशन की है कि इस वेरिएबल टीवी के वेरिएबल का सेल के साथ कोई ताल्लुक, रिलेशनशिप है या नहीं है, ये रिलेशनशिप फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।